जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी इकोनॉमिक्स का स्पेशल बैच आ रहा है जो कि फर्स्ट टाइम होगा सक्सेस पॉइंट पे, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, तो जल्द ही आपके लिए बैच लॉन्च हो जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। देखना इसका टेम्परेचर कम करो, इसका एसी का। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बस। बस। जी। तो हम बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और हम पढ़ रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपनी विधान परिषद। और अभी तक भी किसी का डाउट नहीं आया है, और हालांकि यहाँ पे कुछ डाउट यहाँ पे बनेंगे, वो मैं ऑटोमेटिकली आपके क्लियर कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। और जो हमारा स्पेशल कॉम्बो बैच है वो जल्द ही आने वाला है, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और उसकी जो क्लास है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, और उसमें भी जो सीटें रखी गई है वो काफ़ी सीटें हैं, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो उसकी टाइमिंग है, जो उसका टाइम पीरियड है, उससे पहले ही पहले आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल यानी कि विधान परिषद। और जी हाँ दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो राज्य की विधान परिषद होती है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 171 में है। और जरूरी नहीं है कि हर राज्य में इसका गठन ही किया जाए, क्योंकि जो हमारी विधान परिषद होती है उसका जो गठन होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है आर्टिकल 169 के तहत। लेकिन उस राज्य की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पे जो हमारी विधान परिषद है क्या उसका गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कल बच्चों की कमेंट भी थी, तो थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में मैं आपको भी थोड़ा सा डिटेलिंग में लेकर के चलूँगा। क्या हुआ, आने दे। तो जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो हमारी विधान परिषद होती है, उसको हम बोलते हैं सबसे पहला अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से जो हमारी संघ में राज्यसभा होती है उच्च सदन, और निम्न सदन होती है लोकसभा, ठीक उसी प्रकार से हमारी राज्य में भी दो प्रकार के सदन होते हैं, जिसमें पहला होता है निम्न सदन जो कि होगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। और अगर हम बात करें तो हम इनको कई मेजर टाइप के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें पहला नाम है आपका अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, दूसरा नाम है वीक हाउस। कुछ मामलों में ये वीक है, वो भी हम बात करेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। और इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं। परमानेंट हाउस का मतलब ये होता है कि इसका जो भी टेन्योर होगा वो फिक्स होगा, लाइक इसका कार्यकाल चलता ही रहता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डिसोल्व। लेकिन बट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद है उसका गठन और उसको समाप्त जो किया जाता है वो हमारी संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब वो होगा कैसे? जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 169 है उसमें लिखा गया है कि अगर किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करना हो और या गठन करना हो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले उस राज्य की जो विधान सभा है वहाँ पे हमें बिल को पेश रखना करना होगा। जैसे मान लीजिएगा हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा होगी वहाँ पे हमें बिल रखना होगा विधान परिषद के गठन के लिए। और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो बिल पास होगा तो फिर वो बिल कहाँ पे जाएगा? संसद में जाएगा। और यदि संसद में वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उस राज्य में गठन किया जाता है किसका?
आप अच्छी तरीके से जानते हैं विधान परिषद का, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो हमारी विधान परिषद होती है उसमें जिस राज्य में हम विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं, क्या वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, ये इस आधार पे भी होता है। और कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ से विधान परिषद को समाप्त भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर विधान परिषद को का गठन करना हो या उसको हटाना हो, मतलब समाप्त करना हो, तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो उस राज्य की विधानसभा में हम बिल रखेंगे, विधानसभा उस बिल को पास करेगी, फिर वो बिल जाएगा संसद में यानी कि पार्लियामेंट में, ठीक है। और वहाँ से अगर वो बिल पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो देन उस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके से अनुशंसा नहीं होती सीएम वगैरह की। हालांकि इसके बारे में कुछ बातें और भी हैं कि जैसे हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि गवर्नर का क्या गवर्नर का पद, मतलब गवर्नर जो है हमारे राज्यपाल जो हैं, वो शासन में क्या भूमिका निभाते हैं, या उनका पद है वो होना सही है या गलत है, ठीक है। या वो सेंट्रल के लिए काम करते हैं या केंद्र या फिर राज्य के लिए काम करते हैं, वो एक्चुअल में किसकी तरफ होते हैं, राज्य की तरफ या संघ की तरफ। तो ये सभी चीज़ें जो होंगी वो आपको पढ़नी पड़ेंगी गवर्नेंस में, और वो सेक्शन पहुंच जाता है इंडियन सिविल सर्विस में, ठीक है। आपके एसएससी में इतना डीप नहीं पूछा जाता, ठीक है। और अगर इलेक्शन की बात आए तो देखो इसका इलेक्शन तो होता नहीं, गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता क्या है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और रिमूव भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके एक पद्धति होती है, उस पद्धति के द्वारा इसका जो है एक तरीके से इलेक्शन टाइप का होता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉपर नहीं होता कि जैसे पूरा एक मतलब जैसे एमएलए का चुनाव होता है तो उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से, मतलब इतना नहीं होता इसमें। गवर्नर केवल अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाए भी उनके द्वारा जाता है, यानी कि जो गवर्नर होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, प्लेजर में होता है, यानी प्लेजर में काम करता है। और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो मुझे वो टॉपिक बता दीजिएगा, मैं पूरे टॉपिक को दोबारा से समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। जी चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेंबर के बारे में, ठीक है। जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने देखो शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एमएलसी। और अगर हम बात करें एमएलसी के बारे में तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि इसका टेन्योर कितना होता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है वो कोई एक फिक्स नहीं होता, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं कहीं 6 साल भी मिलेगा। लेकिन टेन्योर के बारे में हम एक बात करना चाहेंगे कि इन एवरी 2 ईयर 1/3 सीट वैकेंट, यानी कहने का मतलब यह है कि हर प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सीटें खाली होती रहती है, ठीक है।
1/3 सीटें खाली होती रहती हैं। तो ये तो हो गई टेन्योर से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित। और वही बात करें इलेक्शन के बारे में, तो इनका जो इलेक्शन होता है एमएलसी का, वो होता है इलेक्शन जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट। कैसे होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है, यानी कि इसकी जो अहर्ताएं होती हैं वो होती है, सबसे पहला नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पहला पॉइंट है लाभ के पद पे ना हो। दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक हो। और तीसरा कंप्लीट एज 30 ईयर, यानी कि 30 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्या चाहिए? क्या हो गया? आवाज आ रही यहां पे इसमें माइक में? चलो इसको कॉपी करो 1 मिनट के लिए, कॉपी करो जल्दी से इसको। ये रहा मास्क। यार क्या हो गया यूं? चलिए भाई, तो हम बात कर रहे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि विधान परिषद के बारे में। और इसका जो मेंबर होता है, इसका जो सदस्य होता है वो कहलाता है एमएलसी। और यहाँ पे हम एमएलसी के बारे में सबसे पहले 3 बातें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है टेन्योर, यानी कि कार्यकाल। और इसका मतलब होगा इन एवरी 2 ईयर, प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सीटें खाली होती हैं। किसकी? विधान परिषद की। ठीक है। और अगर हम बात करें इलेक्शन के बारे में, तो इसका इलेक्शन कैसे होता है? तो इसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। और मैंने आपको बताया है कि किस पद्धति से होता है, लेकिन पेपर में कभी नहीं पूछेगा एसएससी के कि इसका चुनाव कैसे कराया जाता है, उसकी पूरा प्रोसीजर बताइए, कभी नहीं पूछेगा। ठीक है। और अगर आप इच्छुक हैं इस बारे में जानने के लिए, तो फिर आपको क्या है, आप फिर एसएससी की तैयारी नहीं करोगे, फिर तो आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। वहाँ पे आपको फिर इसका पूरा डिटेल बताया जाएगा कि एमएलसी का चुनाव कैसे कैसे होता है, कितनी वोट डलती हैं, क्या है, वो पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए तो वो बेकार है। ठीक है। हमसे केवल पेपर में फैक्ट पूछे जाएंगे, और फैक्ट को हम डीप लेकर के चल रहे हैं खुद ही। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए जो विधान परिषद का जो मेंबर होता है, जिसे एमएलसी बोलते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है? तो इनडायरेक्ट होता है, दैट्स ऑल। और बाकी कोई अगर सवाल ऐसा मिलता है तो आप उसको मुझे बताइए। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, अहर्ता के बारे में, योग्यता के बारे में, तो यहाँ पे नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, और ये भी आप जानते हैं। दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो। अब आप इशू, बहुत से बच्चे इस पे इशू बना लेते हैं कि सर भारत का नागरिक ना हो, कैसे इसको डिफाइन कीजिए। तो सिंपली हमारे संविधान में लिखा है कि जो भी व्यक्ति एमएलसी बनेगा वो भारत का नागरिक हो। अब वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो आपका जो है उसके माँ बाप, वो बाहर पैदा हुआ हो, उसके माँ बाप यहाँ जन्मे हो, किसी भी तरीके से, मतलब वो इंडियन हो। ठीक है। और तीसरा कंप्लीट एज 30 ईयर, यानी कि वो 30 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है ना। दैट्स ऑल, ये सब चीजें होंगी इसमें। ठीक है ना। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का यही मैटर है। उसके बाद
अब हम बात करते हैं सीट के बारे में। थोड़ा इसका सीट को लेकर के इशू होता है, तो सीट को मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में समझाऊंगा यहाँ पे आपको। एक सेकंड रुको बच्चे। हाँ जी, जी तो बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारी विधान परिषद है, वहां पे जो मैक्सिमम सीट है, जो मैक्सिमम सीट्स हैं, यानी कि मैक्सिमम सीट इन एनी स्टेट, किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि अधिकतम सीटों के बारे में बात करें किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य की, तो वहां पे 1/3 सीट ऑफ लेजिस्लेटिव, या बल्कि इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं, या चलो ऐसे लिख लो, 1/3 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ कॉनकर्न स्टेट, कॉनकर्न स्टेट, यानी के संबंधित राज्य की विधान सभा की सीटों का 1/3। मतलब कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जो हमारी विधान परिषद होगी, वहां पे कितनी सीट होंगी मैक्सिमम, तो याद रखेंगे कि संबंधित राज्य की जो भी विधानसभा होगी, मान लीजिएगा मैं यूपी की बात करता हूं, तो यूपी की जो विधान परिषद होगी उसमें जो अधिकतम सीट होंगी वो कितनी होंगी, तो यूपी की जो विधानसभा है उसकी कुल सीटों का 1/3 जो भी सीट निकलेंगी वो विधान परिषद की सीटें होंगी। क्लियर हुई बात? इस पे ज्यादा इशू नहीं बनेगा बिल्कुल भी, आप बस केवल ये बात याद रखिए कि जो हमारी विधान परिषद होगी, विधान परिषद की जितनी भी सीटें होंगी मैक्सिमम, वो विधान सभा पर डिपेंड करता है, यानी विधान सभा की जितनी भी सीट है उसका 1/3 निकालिए, और जो सीटें निकल के आएंगी वो सीटें विधान परिषद की होंगी। ठीक है। और अगर हम बात करें मिनिमम सीटों के बारे में, मिनिमम, मिनी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मिनिमम, मिनिमम सीट या मिनिमम मिनिमम सीट्स इन एनी स्टेट। ठीक है, तो यहां पे होंगी 40 एमएलए। कितना? 40 एमएलए नहीं, 40 एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर बात करें एक्सेप्शन के बारे में, तो इसका एक्सेप्शन केस है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे 36 एमएलसी है। लेकिन इसके बारे में अभी आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि इसकी जो अपडेट डिटेल होगी वो मैं आपको अपडेट पॉलिटी में करा दूंगा। ठीक है, तो इस पे स्टार बना कर रखना, इसको याद मत करना, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं 36 एमएलसी है। ठीक है, तो याद रहेगा मिनिमम सीट कितनी होनी चाहिए? 40, यानी कि उस विधान परिषद में 40 सीटें एमएलसी की डेफिनेटली होनी ही चाहिए। लेकिन इस बात का अपवाद है जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे 36 है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से। अब बात करते हैं प्रेजेंट में क्या हाल है। तो प्रेजेंट में नोट कीजिएगा, प्रेजेंट में नोट कीजिएगा, जो हमारी मैक्सिमम सीट है, अगर हम बात करें मैक्सिमम सीटों के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं विधान परिषद की वो है 100 सीटें। तो लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, जो प्रेजेंट सीट के बारे में बात करें, किसकी? लेजिस्लेटिव काउंसिल की, यानी कि विधान परिषद की, तो जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की है। मैक्सिमम सीट कितनी? 100। जैसे हम बात करें
महाराष्ट्र की 78 है, बिहार की 75 है, एटीसी। ठीक है। और वहीं बात करें हम मिनिमम सीट के बारे में तो तेलंगाना 43 एमएलसी है। ठीक है, इसको भी नोट करते चलिए। तो सीटों के बारे में बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इनके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात के बारे में, वो है इलेक्शन। हालांकि इतनी डीप इलेक्शन की बात कभी नहीं पूछेगा पेपर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, क्वेश्चंस को करते रहिएगा। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, डाउट बने गोला बनाइए, सब डाउट थोड़े से इकट्ठे कीजिए और सारे भेज दीजिए, जिससे कि मैं उसको पूरी क्लास एक क्लास के रूप में मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि पॉलिटी का बैच कंप्लीट हो जाएगा तो सब कुछ खत्म, नहीं, हम आपसे तब भी बने रहेंगे। ठीक है ना। और कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हम बैच को अपग्रेड करेंगे, तो जैसे ही ये पॉलिटी का बैच 5 कंप्लीट होगा तो उसमें कुछ बच्चे और बड़ी तैयारी करने के लिए हैं, उनका बैच आगे अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, देखो, अपनी भूख बढ़ाओ, किस चीज की? पढ़ने की। पढ़ाई की भूख बढ़ाओगे ना तो आगे चल के पैसा ही पैसा बरसेगा। और अपने अभी से इस टाइम में पॉकेट मनी को देखोगे, लाइक कि भाई पढ़ना तो है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही देता है, और देता भी है ना। आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएलसी के इलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूं, विधान परिषद का जो एमएलसी होता है, जो मेंबर होता है, उसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन इसके चुनाव में कौन कौन व्यक्ति बैठते हैं वो हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो देखो कौन कौन होता है। सबसे पहले जो विधान परिषद की जो सीटें होंगी उसमें 1/3 जो सीट होंगी वो होंगी इलेक्ट बाय एमएलए ऑफ स्टेट। यानी कहने का मतलब ये होगा कि राज्य का जो एमएलए होंगे उनके लिए 1/3 सीटें होंगी। ठीक है ना। यानी कि 1/3 सीट के लिए वो वोटिंग करेंगे। उसके बाद 1/3 जो सीटें होंगी वो होंगी इलेक्ट बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है। यानी कि 1/3 सीटें जो होंगी वो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार की संस्थाएं होंगी, लाइक जैसे नगर पालिका हुई, नगर निगम हुआ, इस तरीके से। तो एक 1/3 सीटें उनके लिए निर्वाचित होंगी। ठीक है। 1/6 सीटें होंगी नॉमिनेट किसके द्वारा? तो नॉमिनेट होगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बाय गवर्नर। ठीक है। और वो फील्ड क्या होगा? जैसे आर्ट होगा, लिटरेचर होगा, साइंस होगा, सोशल सर्विस होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें 1/12 सीटों के बारे में, तो ये सीटें होंगी इलेक्ट बाय 10+2 गवर्नमेंट टीचर के लिए। ठीक है। मैं अभी बता देता हूं, अभी मैं लिख लेता हूं, सभी चीजें बताऊंगा। एक होता है कोऑपरेटिव, सहकारिता के लिए भी होता है। ठीक है। और जो 1/12 होता है वो होता है इलेक्ट बाय ग्रेजुएट। यानी कि 1/12 सीटों के लिए होता है
इलेक्ट बाय ग्रेजुएट पर्सन, ठीक है, 3 ईयर एक्सपीरियंस्ड, 3 ईयर एक्सपीरियंस्ड। अब देखो ये थोड़ा सा टफ है कंसेप्ट, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से समझना और एक दो बार देख रहे हुए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि अपनी विधान परिषद के बारे में, तो इसका जो मेंबर होगा वो एमएलसी होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसका जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, लेकिन इसका चुनाव कुछ स्पेशल लोगों के द्वारा होता है जो उसके चुनाव में भागीदार होते हैं, जो इसके चुनाव में वोटिंग करते हैं। अब वो कौन कौन लोग होते हैं? सबसे पहला, 1/3 सीटों के लिए जो चुनाव में जो वोट डाली जाएगी वो उस राज्य के एमएलए के द्वारा डाली जाएगी। किसके द्वारा? उस राज्य के लिए। मान लीजिएगा हम बात करते हैं यूपी के बारे में, तो यूपी में जो एमएलए होगा, और एमएलए कौन होता है? विधानसभा का सदस्य, तो उसके द्वारा 1/3 सीटों के लिए वोट डाली जाएंगी। उसके बाद बची कितनी? 1/3 सीटों में आते हैं इलेक्ट बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडी, जो हमारी स्थानीय सरकार की जो संस्थाएं होती है, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, लोक पंचायत, ग्राम पंचायत, एटीसी, ये सभी लोग डालते हैं 1/3 सीटों के लिए। वहीं बात करें 1/6 सीटों के लिए वोट कौन डालेगा, तो उसके लिए गवर्नर, जो उस राज्य का गवर्नर है, वो 1/3 सीटों के लिए एमएलसी को नॉमिनेट करेगा। उसमें वो आर्ट से भी हो सकते हैं, लिटरेचर से होते हैं, साइंस से होते हैं, सोशल साइंस से होते हैं, सोशल सर्विस से होते हैं, और कोऑपरेटिव से होते हैं। आर्ट का मतलब कला, लिटरेचर माने साहित्य, साइंस माने विज्ञान, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा, और कोऑपरेटिव साहित्य जो है सहकारिता, जो इस फील्ड में विशेष ज्ञान रखते हो, ठीक है, वो व्यक्ति। और वहीं 1/12 सीटों के लिए होते हैं, जो 1/12 सीटों के लिए जो वोट डालते हैं वो डालते हैं इलेक्ट बाय 10+2 गवर्नमेंट टीचर। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, जो सरकारी टीचर होते हैं, जो 10+2 लेवल के होते हैं, वो टीचर वोट डालेंगे। और बाकी 1/12 सीटों के लिए वोट वो करते हैं, यानी कि बच्ची जो 1 यानी कि 1/12 जो वोट बची उनके लिए, जो ग्रेजुएट पर्सन होते हैं, जिन्हें ग्रेजुएशन किए 3 साल हो गए, वो व्यक्ति डालते हैं वोट, ठीक है। तो ये इतने सारे लोगों के द्वारा वोट डलती है एमएलसी के लिए, तो इसलिए हर जगह आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं लिया जाता, क्योंकि ये हर राज्य में अवेलेबल नहीं होती, और भारत के राष्ट्रपति तो सभी राज्यों के लिए, पूरे संघ के लिए, पूरे भारत के लिए एक होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये राष्ट्रपति के चुनाव में भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझा पाया हूं अच्छे से। नहीं समझ में आई तो टेंशन ना लीजिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। जी, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कुछ और बातें, ठीक है। आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, कल से हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अपनी स्थानीय सरकार, ठीक है। चलिए भाई जी, सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि विधान परिषद के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारी विधान सभा होती है, उसी तरीके से विधान परिषद में भी एक होता है चेयरमैन और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है ना। और ये जो होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 142 में, ठीक है, दोनों। और इनके बारे में क्या क्या बातें हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या ये मेंबर ऑफ, ये दोनों की बात करूं मैं साथ में,
क्या ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं? जी हाँ, यस। क्या इनको शपथ दिलाई जाती है इस काम के लिए? बिल्कुल नहीं, नो। ये रिजाइन किसको देंगे? तो ये भी आप जानते हैं कि जो चेयरमैन होगा विधान परिषद का, वो देगा डिप्टी चेयरमैन को, और जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो देगा चेयरमैन को। वही बात करें हम टेन्योर के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में, तो इसका कार्यकाल 6 ईयर होता है, 6 वर्ष होता है। इसका जो इलेक्शन होता है, इनका जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जनता के द्वारा नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें टोटल एमएलसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हिस्सा लेते हैं। अभी समझाऊंगा सभी बातें। सैलरी जो मिलती है वो भी आप जानते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, यानी कि राज्य की संचित निधि से। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज तो नो लिमिट। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो 30 साल। ठीक है भाई, कॉपी करो उसको। चलो भाई, अब इधर समझो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जिस प्रकार से जो हमारी विधानसभा होती है और जिस प्रकार से हमारी लोकसभा होती है, तो वहां पे एक चेयरमैन होता है संचालन करने के लिए और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, लेकिन उनके कुछ अलग दायित्व होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारी राज्यसभा होती है और जो हमारी विधान परिषद होती है, वहां पे होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब होता है हिंदी में सभापति, और डिप्टी चेयरमैन का मतलब होता है हिंदी में उपसभापति। ठीक है, ये दोनों आते हैं आर्टिकल 142 में। अब देखो, मुझे किसी ने एक बात बताई थी कि किसने बोला था कि सर आर्टिकल कैसे याद करें? तो देखो भाई, अगर मैं आपको सभी आर्टिकल लिखा दूं लाइन में, सभी, तो इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जिंदगी में कभी याद नहीं कर पाओगे। मैं खुद नहीं कर सकता याद, और मैं ना कर पाया हूं याद, अगर मैं इस तरीके से याद करता हूं तो। और ये रट्टाफिकेशन हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। आर्टिकल्स को सबसे अच्छा याद करने का तरीका है कि सारे आर्टिकल कभी याद नहीं करने। हमारे 495 है, 496 है, जो भी आर्टिकल हैं उनको कभी पूरे याद नहीं करना है। हमें केवल वो आर्टिकल याद करने हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और कई बार रिपीटेड हो और आने वाले एग्जाम में उनकी आने की संभावना हो। और वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जो मैं आपको टॉपिक में लिखवा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखवाया आर्टिकल 142, तो उसको आप यहीं याद कर लीजिए, है ना। अगर मैं सारे आर्टिकल ऐसे लिखवाने लग जाऊंगा तो आप कभी नहीं याद कर सकते, कभी नहीं याद कर सकते। तो हमेशा याद रखेंगे कि आर्टिकल को याद रखेंगे हमेशा एक पॉइंट के, एक टॉपिक वाइज के रूप में। जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा, तो भारत के राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल होंगे वो सब रट डालिए, जैसे कि आर्टिकल 61, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, ठीक है, आर्टिकल 121, वो सॉरी 123, ठीक है ना, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आर्टिकल याद करने का फॉर्मूला होता है। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आर्टिकल लिखवा देंगे और सब रटवाएंगे, कुछ नहीं फायदा इससे। तो देखो भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हमारे जो विधान परिषद होती है, वहां पे एक चेयरमैन होता है और वहां पे एक डिप्टी चेयरमैन होता है। मेनली काम होता है चेयरमैन का, लेकिन अगर चेयरमैन नहीं है तो वहां पे अपनी जो एक मौजूदगी दिखाएगा वो डिप्टी चेयरमैन दिखाएगा, यानी कि उपसभापति दिखाएगा। और अगर हम बात करें इन दोनों व्यक्तियों के बारे में, तो क्या ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं? क्या ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यस, याद रखेंगे, बिल्कुल यस। ओथ, इनको शपथ दिलाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति
एमएलसी है और वो चेयरमैन पद के लिए अपॉइंट होता है, तो क्या उसको शपथ दिलाई जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पहले शपथ ले चुका होगा किसके रूप में? एमएलसी के रूप में। रिजाइन किसको देंगे? तो चेयरमैन देगा, डिप्टी चेयरमैन को रिजाइन और डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन उससे पहले भी ये रिजाइन दे सकते हैं और इनको हटाया भी जा सकता है। इलेक्शन होता है इनका इनडायरेक्ट, और इसमें इनके चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं वो एमएलसी लेते हैं, यानी कि क्योंकि जो ये बनेंगे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वो कहाँ से बनेंगे? एमएलसी में से तो बनेंगे। सैलरी इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राज्य की संचित निधि से दी जाती है। और वहीं जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है नो लिमिट, यानी कि उसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। और मिनिमम एज है 30 ईयर, यानी कि 30 साल। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। और कल हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, और जो हमारी संघ की जो न्यायपालिका है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारी राज्य की न्यायपालिका है यानी कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी कुछ मिसलेनियस कोर्ट, उसको हम पढ़ेंगे जुडिशरी में। ठीक है, तो लगभग काफ़ी सिलेबस खिंच चुका है, तो मैं पूरी संभावना रखता हूँ कि ये लगभग जनवरी और फरवरी के मिड में ही ख़त्म हो पाएगा बैच। और बच्चों की और कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो लगभग ये जब ज़्यादा नहीं खिंच रहा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा बैच, बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। अब जो बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो तैयारी करना चालू कर दीजिए इको की, क्योंकि अगला बैच जो भी आएगा वो इको का आएगा। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं तो वो अपना इस कॉम्बो बैच को भी ले सकते हैं, जो हम आगे लॉन्च करेंगे। चलिए भाई, तो ये कंप्लीट होता है। कल मैं इसके बारे में 2 पॉइंट और बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में, और फिर आप उसको तैयार कीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।